नमस्कार। असम में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन यानी कि एनआरसी रिलीज हुआ है, उसका डेटा रिलीज हुआ है और उससे तय किया जाएगा कि असम का असली नागरिक कौन है और नकली नागरिक कौन है, घुसपैठी कौन है, अवैध जो माइग्रेंट है जो कहा जाता है बांग्लादेश से आए हैं वो कौन है और उनको क्या किया जाएगा उनको लेकर। लेकिन इसको समझने से पहले जरा समझना पड़ेगा इतिहास, क्योंकि ये बहुत जटिल मामला है। सिंपल समाचार में इस पर हम फोकस रखेंगे, एक दो तीन इस पे शो हम करेंगे, लेकिन आज का पहला शो जो है उसकी जो बिसात है उसको बिठाना, आपको समझाना कि इसके पीछे इतिहास क्या है। ये जो रजिस्टर निकला है आप जानते हैं, इस पे एक तरह से हाहाकार मच गया, क्योंकि ये जो एनआरसी का डेटा है उससे 40 लाख लोगों का नाम नहीं है। एक सेकंड इस पर रुकते हैं। 40 लाख लोग ऐसे नहीं कि एक परिवार का नाम नहीं, एक ही परिवार में ऐसे लोग हैं कि माँ बाप का नाम आ गया है, एक बेटे का नाम आ गया, दूसरे बेटे का नाम नहीं है। एक ही परिवार में अभी अभी जैसे हमारे यहाँ पे भी फोन आया कि हमारा नाम नहीं आया है, मेरे भाई का नाम है, बहन का नाम है, मेरा नाम नहीं आया। लोग डरे हुए हैं कि ठीक है, बताया जा रहा कि आप फिर से दस्तावेज दीजिए, आप फिर से अप्लाई कीजिए, आवेदन करिए और आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा अगर आपका सही निकला। लेकिन आप सोचिए ये प्रोसेस कितना लंबा है, तब तक क्या डरे रहेंगे लोग। खैर, इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसका इतिहास समझिए। स्लाइड को जरा चेंज करते हैं। हम आपको बताते हैं कि 40 लाख लोगों का नाम नहीं है, लेकिन ये पहला नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स नहीं है। असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स 1951 में भी बना हुआ था और 1951 में पहली बार ये नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन तैयार किया गया था, क्योंकि 1951 में भी असम में यही डर था कि घुसपैठी आ गए हैं। जब वो ईस्ट पाकिस्तान से घुसपैठी आ गए हैं, उससे पहले बताया जा रहा था कि जो ईस्ट बंगाल था वहाँ से मुसलमान जो किसान हैं उनको लाकर बिठाया गया है। ऐसे चीज़ें बताए गए थे उस वक्त भी, और उसको लेकर तब भी एक डर था और इसीलिए माना गया कि इस वक्त नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाना ज़रूरी है। और ये जो पूरा मामला है ये एक तरीके से चाय के प्याले से शुरुआत होता है। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि 1850 के बीचों बीच, मतलब 1826 में असम जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन आया और 1850 से अंग्रेज़ों ने चाय बागान में काम करवाने के लिए गैर असमिया मजदूरों को वहाँ पर काम पर बिठाया। इसमें बिहारी थे, बंगाली थे, जो छोटा नागपुर प्लेटो कहते हैं हम, जिसको जो छत्तीसगढ़ में फिर झारखंड से लोगों को यहाँ पे बसाया गया है। और तब से लगातार इस पर लड़ाई होती रही, लगातार इस पर गुस्सा रहा असमियों में। 19वीं सदी के अंत में अंग्रेज सरकार ने पूर्वी बंगाल के किसानों को भी असम में बसाया और पूर्वी बंगाल में जो मुस्लिम किसान थे, गरीब किसान थे, उनको असम में बसाया गया, क्योंकि असम में बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ पे जंगल थे, जंगल को काटकर वहाँ पे कृषि फैलाया जा रहा था। 1930 से 1940 के बीच ये एक बड़ा मसला रहा। कांग्रेस के गोपीनाथ बोरदोलोई जो चीफ मिनिस्टर भी बने थे और मुस्लिम लीग के मोहम्मद सादुल्ला के बीच में ये लगातार झड़प होती रहती थी, असेंबली में होती थी। वहां पर असम के असेंबली में जो प्री इलेक्शन के गोपीनाथ बोरदोलोई कहते थे कि जो सादुल्ला है वो ईस्ट बंगाल से बंगाली मुसलमानों को लाकर अपना वहां पर बिठा रहे हैं और कृषि करवा रहे हैं और उनको किसान बना रहे हैं और अहमियों को एक तरीके से हटा रहे हैं। वो उस वक्त से बात चल रही और बंटवारे के बाद तो एक तरीके से ये जो आंदोलन है वो और भी बड़ा। 1946 में ही ये हो चुका था। जो लोकल इलेक्शंस हुए थे, कांग्रेस ने एंटी बंगाली, एंटी जो वहाँ पे बांग्लादेश, जो बाद में बांग्लादेश बना, बाद में ईस्ट पाकिस्तान बना, ईस्ट बंगाल था, वहाँ से आए हुए लोगों के खिलाफ एक वो जोड़ छोड़ा था। इसके चलते जब पार्टीशन हुआ यानी कि बंटवारा हुआ 1951 में, कांग्रेस सरकार ने ही एक पहला नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स करवाया। एक तरीके से तय किया कि कौन बाहर से आए हैं, कौन यहाँ पर अंदर से आए। और ये चेहरा देखिए असम का 1951 में कुछ ऐसा था। ये जो मैप है मैंने विकिपीडिया से लिया है, आप इसका पिक्चर कट सी देख सकते हैं नीचे। असम जो आज बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में बट गया है,
वो पहले एक बड़ा स्टेट था और धीरे धीरे उसका पॉपुलेशन घटता रहा जैसे असम छोटा हो गया। बांग्लादेश युद्ध जो हुआ 1971 में, वो भी एक टर्निंग पॉइंट के तौर पे था। आप कह सकते हैं कि बड़ी तादाद में बंगाली शरणार्थी बांग्लादेश से आ गए। उसमें सिर्फ जो हिंदू थे, मुसलमान थे, सब भाग कर आए, क्योंकि एक तरीके से वहां पर जेनोसाइड यानी कि नरसंहार हो रहा था और वो भाग कर आए। और उसके बाद 1972 में इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान ने एक समझौता किया और उसका अनाउंसमेंट हुआ कि बांग्लादेशी शरणार्थियों को वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। मुजीबुर रहमान ने कहा हाँ, हमारे यहां से जो लोग गए हैं वो वापस लिए जाएंगे। लेकिन सच बात यह है कि ज्यादातर लोग गए नहीं, वो वहां पर काम कर रहे थे, बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं उनको काम मिला था, कहीं पर वो रह रहे थे, तो वो धीरे धीरे वहां पर सेटल हो गए। एक बड़ा एक तरीके से शरणार्थी रेफ्यूजी प्रॉब्लम सिर्फ बंगाल में नहीं, असम में भी ये हुआ। 1979 से 1983 के बीच ये विदेशी, जिनको विदेशी कहा गया, विदेशी विरोधी छात्र आंदोलन शुरू हुआ। इसमें एक बड़ा एक जिसको आप कहते हैं डार्क स्पॉट भी है, छात्र आंदोलन से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था 1980s के शुरू में, वो था नेली मैसेकर। ये प्रेशर में आकर इंदिरा गांधी ने एक नया कानून वो लेकर आए 1983 में, जिसको IMDT कानून कहते हैं, इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिन्ड बाय ट्राइब्यूनल एक्ट। इसके अंदर एक अजीब चीज था, इसको लाया गया था इसलिए क्योंकि जो असम के अंदर छात्र आंदोलनकारी थे वो कह रहे थे कि विदेशियों को यहां से हटाइए, क्योंकि हम लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा, हमारा जो कल्चर है, अहोमिया कल्चर है, वो बंद हो रहा है। तो ये कानून इंदिरा गांधी लेकर आए। इस कानून को आप कह सकते हैं बहुत वीक कानून था। क्यों? अगर आप जाकर कहते कि ये विदेशी हैं, बाहर से आए हैं, बांग्लादेशी है, कुछ भी आप कहिए, तो आपको प्रूव करना पड़ता कि ये बांग्लादेशी है। बाकी पूरे दुनिया के जितने भी ये इलीगल माइग्रेंट कानून होते हैं, वहां पर जो आए हैं उनको दस्तावेज दिखाना पड़ता है कि वो लीगली आए हैं या नहीं। अब आप देखिए कि ये जो कानून है ये 1983 में आया, लेकिन गुस्सा लोगों में रहा और प्रफुल्ल महंता के जो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेता थे, बाद में अहोम गण परिषद के चीफ मिनिस्टर बने। 1986 में जाकर असम अकॉर्ड, जो कि बहुत ऐतिहासिक असम समझौता है, उस पर दस्तखत किया गया और इससे एक बड़ा बदलाव आया। और 1986 के अंत में जो सिटीजनशिप एक्ट है, नागरिकता कानून 1955, इसमें अमेंडमेंट लाया गया। इधर एक सेकंड रुकते हैं। अमेंडमेंट लाया गया और एक नया अमेंडमेंट आया जिसको कहते हैं 6A। यह बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है। पूरे भारत में जो लोग 1950 से पहले, जनवरी 26, 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ, उससे पहले जो लोग आए हैं भारत में, वो एक तरीके से कट ऑफ डेट माना जाता है, नागरिकता का कट ऑफ डेट। उसके बाद बहुत कुछ है, जैसे जो पैदा हुए हैं, जैसे हम लोग पैदा हुए हैं, हमारे पूर्वज अगर इस कट ऑफ डेट से पहले आए तो हमको नागरिक माना जाता है। और उसके बाद और भी हैं, जैसे विदेशी अगर किसी लोकल नागरिक से बात कर, हम शादी करें या सिटीजनशिप ले ले और उनके बच्चे, ये सब बहुत है। सिर्फ असम अकॉर्ड के अंतर्गत असम में 3 तरह के निवासी आइडेंटिफाई किए गए, 3 अलग अलग तरीके के निवासी। ये एक अमेंडमेंट लाया गया सिर्फ असम के लिए जो सिटीजनशिप एक्ट हुआ। पहला नंबर है जो लोग 1 जनवरी 1966 से पहले अब दिखा पाते कि हम लोग पहले से यहां पर है या हमारे पूर्वज उससे पहले से यहां पर है। उसके बाद आ रहा था जो है 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच जो लोग असम में आए, अगर वो दिखा पाते कि हम असम में आए, इन लोगों को 10 साल का टाइम दिया जाता कि इसके बीच ये नेचुरलाइज सिटीजन बने, इनको सब कुछ राइट्स मिलते, सिर्फ वो वोट नहीं दे पाते क्योंकि वो आउटसाइडर हैं। धीरे धीरे 10 साल में वो नेचुरलाइज होते हैं। 24 मार्च 1971 के बाद, यानी कि बांग्लादेश वॉर के इंपैक्ट से जो लोग आए उनको अवैध करा दिया जाए। एक के बाद एक हम आपको लाते हैं ये 3 अलग, जैसे मैंने बताया कि पहला, चेंज करते हैं स्लाइड को, पहला जो है असम के असली नागरिक, मैंने बोला जो लोग 1 जनवरी 1966 के बाद, और फिर उसके बीच बांग्लादेश वॉर के बीच में जो लोग 10 साल में आए
उनको 10 साल बाद नागरिकता, और आखिर जो बांग्लादेश वॉर के बाद यानी कि 24 मार्च 1971 के बाद आए उनको अवैध प्रवासी और उनको वापस बांग्लादेश भेजने की बात की गई। लेकिन आप देखिए कि 1986 में यह कानून पास हुआ और उसके बाद 2014 तक उस पर कुछ नहीं हुआ। बातचीत होते रहे, कहीं पे एक न एक बात आया, लेकिन कहीं पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2014 में ये जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, क्योंकि ये अगर तय नहीं होगा, कैसे तय होगा कि कौन बाहर का है, कौन अवैध आया हुआ है या नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि तय सीमा के अंदर, समय के अंदर इसको तैयार किया। लेकिन किस तरीके से तैयार हुआ, ये एक बहुत बड़ा एक एक्सरसाइज है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। कैसे हुआ, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। असम के लिए जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स का डेटा आया है, ये एक जटिल मसला है। इसके पीछे राजनीति क्या है, इस पर आज हम कोई बहस नहीं करें, इसके बारे में हम कुछ नहीं करें। हम सिर्फ इसका इतिहास ला रहे हैं आपके सामने और आपको बता रहे कि हर कोई इसमें शामिल है। ये ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, सब कोई है इसमें। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको मॉनिटर किया है किस तरीके से ये नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स तैयार हो। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत बड़ा एक आयोजन है। आपको बता दें कि सबसे पहले 1951 की एनआरसी, जब हमने कहा कि सबसे पहले 1951 में एक नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स बना था, और 1971 के युद्ध से पहले जो वोटर लिस्ट है, इन दोनों को इकट्ठा किया गया और इन दोनों को इकट्ठा करके तय किया गया कि इनमें जो लोग हैं इनको माना जा सकता है कि ये लोग असली नागरिक हैं। ये असम अकॉर्ड, जैसे मैंने बोला, 1986 के तहत सिर्फ इसके अंदर जो 1966 से 1971 के बीच में आए थे, उनको 10 साल के वक्त के बाद ही सिटीजनशिप मिलना था, वो वोट नहीं दे सकते थे। तो इन दोनों को मिलाकर बताया गया कि ये जरूर वोटर लिस्ट में होंगे वही जो लोग असली नागरिक हैं। निवासियों को ये जो मेटा एक तरीके से डेटा तैयार किया गया, उसको कंप्यूटराइज किया गया और उस डेटा के साथ जाकर हर एक निवासी को जाकर कहना पड़ा कि इस लिस्ट में ये जो नाम देख रहे हैं, ये या तो मैं हूं, या मेरे कोई पूर्वज है, या मेरे माता पिता है, या दादा दादी है, नाना नानी है। इसको कहा गया लेगेसी डेटा। और इस लेगेसी डेटा में किसी पूर्वज की पहचान करना या खुद को पहचान करना इसमें जरूरी था। लेगेसी डेटा में अकबर आपकी अपनी पहचान हो गई या पूर्वज की पहचान हो गई, माता पिता की पहचान हो गई, तो आपको एक 11 डिजिट का लेगेसी डेटा कोड दिया गया। और उस लेगेसी डेटा कोड को लेकर उसके बाद फॉर्म लेकर, फॉर्म को हर जगह वो दिया गया और साथ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। उस फॉर्म को भरकर हर एक परिवार में एक ही आदमी को ये फॉर्म भरना था और वो लेगेसी डेटा कोड के साथ हर परिवार के लोगों को इस फॉर्म को भरना था और उसके साथ जोड़ना था दस्तावेज, ये तय करने के लिए कि ये जो लेगेसी डेटा में पूर्वज हैं या मैं हूं, ये मैं ही हूं या मेरे पूर्वज है। इसको लिंकिंग डॉक्यूमेंट कहा गया। ऐसे 16 अलग अलग दस्तावेजों से नागरिकता की सबूत दी जा सकती थी। इसमें से 12 ऐसे दस्तावेज थे जो ओरिजिनल नॉर्मल डॉक्यूमेंट थे और 4 ऐसे जिसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कहा गया। इस डेटा से सभी का वंश वृक्ष यानी कि एक फैमिली ट्री बनाया गया और इस फैमिली ट्री का एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। अगर मैंने कहा कि ये मेरे पिता हैं तो और मेरे पिता ने कहा कि ये मेरे बेटे हैं, तो सॉफ्टवेयर ने सबको आइडेंटिफाई किया और साथ में एक फैमिली ट्री तैयार किया कि ये मामा है, चाचा है, मौसी है, बेटी है, नानी है, दादा है। उस सॉफ्टवेयर ने इसको तैयार किया और फिर ग्राउंड लेवल पर घर घर जाकर दस्तावेजों से चेक किया गया कि क्या ये मैच कर रहा है। जो सॉफ्टवेयर का वंश वृक्ष है और जो दस्तावेजों से वंश वृक्ष निकल के आ रहा है, क्या ये मैच हो रहा है। मतलब कि अगर कोई किसी को अपने वंश का कह रहा है तो क्या वो दूसरा भी इसी को वंश का कह रहा है, तो इससे एक बनाएगा। कुछ मूल निवासियों को छूट दी गई, उनकी बोली और जीवन शैली से पहचाना गया उनको। जैसे कि कुछ आदिवासी गुट थे जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे, या चाय बागान के लोग हैं जिनके पास दस्तावेज नहीं है, तो उनको कहा गया कि आपके जो लोकल ऑफिशियल जाकर आपकी पहचान कर कर कहेंगे हाँ ये मूल
मूल निवासी हैं, ये ओरिजिनल इनहैबिटेंट है असम के। इतने बड़े अभियान में गलतियां होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये इतना बड़ा है, इसमें कहीं ना कहीं कोई डॉक्यूमेंट, कोई कोड इधर उधर होना एक तरीके से आप कह सकते हैं अनिवार्य है, गुंजाइश तो दूर की बात है। तो इसीलिए एनआरसी की ड्राफ्ट पेश की गई है और उसमें कहा गया है कि अगर आपका नाम नहीं है तो आप आवेदन दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, आप दस्तावेज लेकर आइए और अगर आपके दस्तावेज सही हैं तो आपको बोला जाएगा जी हाँ, आपको सिटीजनशिप दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा अभियान है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर किया, बहुत डिफिकल्ट तरीके से इसको कलेक्ट किया गया है, बहुत साल लगे हैं। इसको इसी तरह से कहना कि इसमें सिर्फ राजनीति है, ये गलत होगा, लेकिन इसके पीछे राजनीति बहुत सारा है, उसके बारे में बात करेंगे किसी और दिन सिंपल समाचार में। आज का सिंपल समाचार यहीं तक।